इस कड़कती ठंड में रोज की तरह आज भी श्यामू अपनी बैलगाड़ी लेकर मंडी की ओर चल पड़ा। बैलों की गर्दन में बंधी घंटियों की धीमी धीमी आवाज और कच्चे रास्ते की उड़ती धूल उसके साथ साथ चल रही थी। बैलों को देखकर साफ लग रहा था वे आज काफी भूखे हैं और श्यामू के पीछे एक लड़का भी है, मानो ठंड के कारण पूरी तरह सिकुड़ गया हो। श्यामू एक चाय की दुकान के सामने अपनी बैलगाड़ी को रोक देता है। यह दुकान जंगल के बीचों बीच सड़क के किनारे बनी है। दुकान के सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, नकद दोगे तो चैन से सोओगे, उधारी करोगे तो भूत देखोगे। अरे काका, अदरक वाली चाय दो देना। ठीक है श्यामू, अभी देता हूँ, जरा रुक जा। श्यामू, तेरे साथ ये बच्चा कौन है? अरे यह मेरा बेटा है, कई दिनों से साइकिल लेने की जिद कर रहा था। मुझे ठीक से याद नहीं रहता, तो मैंने सोचा चल आज तू भी मेरे साथ मंडी चल। बैलगाड़ी का सारा अनाज बेचने के बाद तुझे साइकिल भी दिला दूंगा। श्यामू, यह ले चाय, और राजू तू यह ले। तुम दोनों जरा आग के पास बैठकर अच्छी तरह अपने हाथ सेंक लो। ठंड आज बहुत ज्यादा है, शरीर तक अकड़ जाता है। थोड़ी गर्माहट आएगी तो बैलगाड़ी भी आराम से चला पाओगे। राजू जैसे ही एक घूंट चाय पीता है, उसकी नजर सामने टंगे उस बोर्ड पर चली जाती है। नकद दोगे तो चैन से सोओगे, उधारी करोगे तो भूत देखोगे। बोर्ड पढ़ते ही राजू अचानक चाय पीना रोक देता है और कुछ पल तक उस लाइन को घूरता रह जाता है। अरे क्या सच में अगर हम इस चाय के पैसे नहीं देंगे तो हमें भूत दिखाई देगा? पापा तो साथ में हैं और वह तो पैसे दे ही देंगे, इसलिए मैं आराम से चाय पी लेता हूँ। राजू यह सब मन ही मन सोचकर चाय पी लेता है। ठीक है काका, मैं चलता हूँ। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मंडी जाकर सारा माल बेचकर लौटूंगा तो आपकी इस चाय के पैसे याद से चुका दूंगा। ठीक है श्यामू, कोई बात नहीं, उधर से लौटते समय पैसे याद से दे देना। चल बेटा। राजू जैसे ही अपने पिता की बात सुनता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। उसने चाय तो पी ली है और पैसे भी नहीं दिए। उसके मन में बार बार यही बात घूमने लगती है कि आज उधार की चाय पी है, आज तो उसे पक्का भूत दिखाई देगा। अरे राजू बेटा, तू रुक क्यों गया? और चाय पीने का मन है क्या? नहीं नहीं पापा, मैं आ रहा हूँ। फिर दोनों बाप बेटे इस कड़कती ठंड में बैलगाड़ी पर बैठकर चल देते हैं। ठंडी हवा चेहरे पर चुभ रही थी, बैलों की सांसों से भाप उठ रही थी और रास्ता धुंध से ढका हुआ था। फिर भी दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन राजू अभी भी उसी उधारी वाली चाय के बारे में सोच रहा था। उसके मन में बार बार यही बात घूम रही थी कि अगर उस बोर्ड पर लिखा हुआ झूठ है तो उसने बोर्ड को लगाया ही क्यों, और अगर वह बात सच निकली तो इसका मतलब है
आज तो पक्का भूत मुझे पकड़ लेगा। हे ऊपर वाले, आज की रात हम सबकी रक्षा करना। यह बात उसके पिता सुन लेते हैं। क्या हुआ बेटा, इतनी रात को ऊपर वाले से क्या मांग रहे हो? अरे पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का लग रहा है राजू बेटा? हम तो रोज इसी रास्ते से जाते हैं, हमें तो कभी भी किसी प्रकार का डर नहीं लगा। कम से कम हमें भी बताओ, आखिर कौन सी बात है जिससे तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बेटा, जरा खुलकर बताओ। वो पापा, हमें तो उसी बात से डर लग रहा है। हम दोनों ने आज उधार की चाय पी है और उसकी दुकान के बाहर बोर्ड पर साफ लिखा हुआ था, नकद दोगे तो चैन से सोओगे, उधारी करोगे तो भूत देखोगे। आपने पैसे दिए ही नहीं, मुझे लगा था आप दे देंगे, इसलिए मैंने चाय पी ली थी। अच्छा बेटा, तो तुम उसी बात से डर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब मैंने पहली बार वहां उधार की चाय पी थी, मैं भी उस बोर्ड को देखकर डर गया था। फिर जब मैंने काका से पूछा तो उन्होंने हंसकर बताया कि जब से यह बोर्ड लगाया है तब से कोई उधार की चाय नहीं पीता, बस इसी भूत के डर से। तो फिर आप उधारी की चाय कैसे पी गए पापा? अरे राजू बेटा, काका हमें अच्छी तरह पहचानते हैं, क्योंकि मैं उनका रोज का ग्राहक हूँ। और वैसे भी मैंने उधार चाय नहीं पी है। मंडी से लौट कर आऊंगा तो उनकी 2 चाय के पैसे दे दूंगा। तभी अचानक श्यामू बैलगाड़ी को रोक देता है। अरे, यह लोग वहां से रास्ता क्यों घेर रखे हैं? पहले तो इस रास्ते पर यह सब नहीं था। बैलगाड़ी के सामने 2 आदमी खड़े थे। एक के हाथ में थाली थी और दूसरे के हाथ में बांस की रस्सी पकड़ी हुई थी। उनके बगल में एक बोर्ड भी लगा था जिस पर लिखा था, जो चंदा देगा उसे भगवान का दर्शन होगा और जो चंदा नहीं देगा उसे भूत का दर्शन होगा। तभी एक आदमी जिसके हाथ में थाली है वह धीरे धीरे बैलगाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। उसकी थाली में माचिस के साथ साथ अगरबत्ती भी थी जो धीरे धीरे जल रही थी। उसकी धीमी धीमी लौ से हल्का धुआं उठ रहा था और आसपास की ठंडी हवा में उसकी सुगंध फैल रही थी। अरे बाबा, यह चंदा आखिर किस चीज के लिए लिया जा रहा है? आप लोग यहाँ रास्ता रोक कर क्यों खड़े हैं? बेटा, यहाँ एक मंदिर बनने जा रहा है, हम उसी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तुम अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान देना चाहो दे सकते हो बेटा। बाबा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं मंडी जा रहा हूँ, सारा माल बेचकर जब मैं वहां से वापस आऊंगा तो आपको चंदा भी दे दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे रमेश, रास्ता खोल दो और बैलगाड़ी को जाने दो। तब धीरे धीरे रमेश रस्सी छोड़ देता है और बांस ऊपर उड़ जाता है, जिससे रास्ता पूरी तरह खुल जाता है। पापा, यहाँ पर भी एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर बड़े बड़े साफ अक्षरों में लिखा था, जो चंदा देगा उसे भगवान का दर्शन होगा और जो चंदा नहीं देगा उसे भूत का दर्शन होगा। उस बोर्ड को देखकर मुझे फिर से वही डर लगने लगा। पापा, तुम डरो मत बेटा,
मैंने भी वह लिखावट ध्यान से पढ़ी है। लगता है यह सब उसी चाय वाले को देखकर लिखा गया होगा, ताकि लोग डरें और तुरंत चंदा दे दें। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ पापा, ऐसा हो सकता है, लेकिन पापा ये लोग मंदिर के नाम पर ही क्यों पैसा मांगते हैं? अस्पताल के नाम पर क्यों नहीं मांगते? अगर अस्पताल होगा तो बहुत से लोगों का इलाज हो सकता है। रही बात मंदिर की, तो वह आस्था की चीज है, वह तो घर पर भी हो सकती है। तुम्हारी बात सही है बेटा, लेकिन जिस देश की जनता स्वास्थ्य और शिक्षा से ज्यादा धर्म पर बात करने लगे, वहां ऐसी ही बातें ज्यादा सुनने को मिलती हैं। लोग इलाज और पढ़ाई से पहले आस्था को रख देते हैं और इसी वजह से कई जरूरी सवाल पीछे छूट जाते हैं। चलो, तुम्हें इतनी छोटी उम्र में यह बात समझ में आ गई कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरे लिए इतना ही काफी है। आने वाला समय जरूर बेहतर होगा। राजू बेटा, अब तुम कुछ देर के लिए सो जाओ। अभी मंडी पहुंचने में लगभग 1-2 घंटे और लग सकते हैं और कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। तुम आराम से सो जाओ, मंडी पहुंचते ही मैं तुम्हें जगा दूंगा। ठीक है पापा, मैं कुछ घंटों के लिए सो जाता हूँ, नहीं तो मुझे स्कूल में नींद आएगी और शिक्षक मुझे डांटेंगे। आप मंडी पहुंचते ही मुझे जगा देना। ठीक है बेटा, सो जाओ। तभी राजू धीरे धीरे सो जाता है। बैलगाड़ी की हल्की हल्की आवाज और ठंडी हवा के बीच कुछ ही मिनटों में वह गहरी नींद में डूब जाता है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी और सारी चिंताएं नींद के साथ कहीं दूर चली जाती हैं। तभी अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही श्यामू चौंक जाता है और बैलगाड़ी को रोक देता है। चारों तरफ बस सन्नाटा है और ठंडी हवा में रोने की आवाज बहुत ही डरावनी लग रही थी। इतनी रात को इस सुनसान जगह पर कौन रो रहा है? कहीं कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। तभी उसके सामने एक पेड़ के पीछे एक लड़की की परछाई दिखाई देती है। शायद उस पेड़ के पीछे कोई लड़की है जो रो रही है। आवाज वहीं से आ रही है। रुको, मैं जरा पास जाकर देखता हूं कि आखिर माजरा क्या है। तो श्यामू धीरे धीरे बैलगाड़ी से उतरता है और सावधानी से उस परछाई की ओर बढ़ने लगता है। चारों तरफ सन्नाटा था और ठंडी हवा के बीच उसके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। उसे देखते ही श्यामू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ जाता है, सांसें थम सी जाती हैं। सामने जो दृश्य है उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वह अपनी आंखों के सामने मौत को खड़ा देख रहा हो। उसकी परछाई धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, मानो अंधेरे के साथ वह भी फैलती जा रही है और देखते ही देखते वह पल भर में श्यामू को उठाकर गायब हो जाती है। इधर बैलगाड़ी पर सो रहे राजू की नींद अचानक टूट जाती है। वह अपने पापा को पास न पाकर घबराकर इधर उधर देखने लगता है। पापा, पापा, आप कहाँ हो पापा? अगल बगल देखने के बाद भी उसे अपने पापा दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए वह बैलगाड़ी से नीचे उतरकर उसके पीछे जाने लगता है। अरे पापा गाड़ी के पीछे भी नहीं है। मुझे तो लगा था कि शायद पापा बैलगाड़ी की रस्सी बांध रहे होंगे।
मैंने ध्यान से सब जगह देख लिया, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। पापा, पापा आप कहाँ हो? पापा आप कहाँ हो? राजू काफी देर तक चारों ओर तलाश कर रहा है, लेकिन उसके पापा उसे कहीं नहीं मिले। तभी अचानक उसके पीछे एक लड़की आ जाती है। तुम किसे ढूंढ रहे हो? राजू तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। तुम कौन हो और यह कैसी आवाज थी? इतनी सन्नाटे भरी रात में जानवरों के अलावा और किसकी आवाज हो सकती है? मैं पिंकी हूँ, मेरा घर यहीं पास में है। तुम्हारे पापा उस सामने वाले पेड़ के पीछे छुपे हैं, जाओ उनसे मिल लो। राजू अपने पापा को ढूंढने के लिए उस पेड़ की ओर बढ़ने लगता है। इधर अचानक वह लड़की गायब हो जाती है। पापा, पापा आप कहाँ हो पापा? फिर वही लड़की उसके पीछे अचानक आ जाती है। मम्मी, मम्मी! अरे उठ जा बेटा, और कितना सोएगा अब? पापा आप ठीक हैं? मैंने कितना भयानक सपना देखा था। चल नीचे उतर जा, हम मंडी पहुंच गए हैं।